भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है, इस पर सदन पर चर्चा चल रही है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए AIMPLB के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली जी हैं। उनसे हम समझना चाहेंगे, सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। मौलाना जी, कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए, बिल जब इससे पहले पार्लियामेंट में पेश किया गया और उसमें जितने अमेंडमेंट्स थे वो रखे गए और उसके बाद JPC बनी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और दीगर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने विद फैक्ट्स एंड फिगर्स और इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द लाइट ऑफ वक्फ एक्ट 1995 और उसके बाद जो अमेंडमेंट 2013 हुए, इन तमाम बातों को सामने रखते हुए इन राइटिंग JPC के सामने ये बात रखी कि क्योंकि हमें इन अमेंडमेंट्स पर, इन प्रपोज अमेंडमेंट पर ऑब्जेक्शन है और क्या क्या ऑब्जेक्शन है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी लंबी एक्सरसाइज के बाद, इतनी तवील एक्सरसाइज के बाद भी पर्सनल लॉ बोर्ड की बातों को नज़रअंदाज किया गया और वो अमेंडमेंट्स में वो चेंजेस नहीं किए गए जो कि चेंजेस किए जाने थे। मिसाल के तौर पर पहले से बात कही जा रही है कि जो वक्फ काउंसिल है या वक्फ बोर्ड है, उसमें जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रखने की बात कही जा रही है। जाहिर सी बात है कि वक्फ हमारे यहाँ हमारे मज़हब का एक इंटीग्रल पार्ट है और जिस तरीके से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की जो अहमियत है, वही हमारे यहाँ अहमियत वक्फ की है। और वक्फ जो है वो अल्लाह के नाम पर किया जाता है और उसके बाद ये कहा जाए कि ये वक्फ का कोई मजहबी फरीज़ा नहीं है या कोई ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही मज़ाक़ खेज़ बात है। तो जिस तरीके से किसी भी दूसरे एंडोमेंट में या ट्रस्ट में उसी रिलीजन के आदमी को रखने का कानून है, तो सेम कानून मुसलमानों के लिए भी वक्फ में पहले से चला आ रहा है, उसको इन अमेंडमेंट्स में ख़त्म किया जा रहा है। फिर उसी के साथ साथ जो ओवर राइटिंग पावर्स ब्यूरोक्रेसी को दिए जा रहे हैं और एक तरीके से जुडिशियल पावर ब्यूरोक्रेसी को वक्फ के सिलसिले में दिए जा रहे हैं, वो आने वाले दिनों में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ही डेंजरस हैं और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के भी एकदम ख़िलाफ़ है। इसी तरीके से जो बात कही जा रही है कि पहली बार इसमें वुमेन मेंबर्स को इंक्लूड किया जा रहा है, ये बात भी बिल्कुल ही गलत है। ऑलरेडी पहले से जो 2013 का अमेंडमेंट्स हैं उनमें ये बात रखी गई कि एटलीस्ट टू वुमेन मेंबर का होना लाजमी है। इन अमेंडमेंट्स में तो 2 वुमेन मेंबर के हद तक को कैद कर दिया गया है, बल्कि इससे पहले जो था उसमें था कि एटलीस्ट 2 वुमेन मेंबर्स का होना लाजमी है और उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी 2 वुमेन मेंबर्स पहले से मौजूद हैं। तो और जो ये एक गलतफहमी फैलाई जा रही है कि जैसे मुसलमानों ने मुल्क के किसी भी हिस्से में किसी भी ज़मीन पर उंगली रख दी तो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत वो वक्फ बोर्ड में दर्ज हो जाता है, ये भी एकदम गलत बात है। क्योंकि ऑलरेडी वक्फ एक्ट में एक लंबा प्रोविज़न है, एक लंबा लीगल एक्सरसाइज है जिसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ में दर्ज की जा सकती है और वक्फ के ऑडिट का भी माकूल इंतज़ाम और माकूल प्रोविजंस पहले से वक्फ एक्ट में मौजूद हैं। और जो एक बात ये कही जा रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है मुल्क में उसकी मालियत इतने लाख करोड़ की है, उसके बावजूद भी मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ये भी अपने आप में गलत परसेप्शन फैलाया जा रहा है। क्योंकि सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि मोर देन 90% ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी जो हैं वो मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान, दरगाहों और इमाम बाड़ों की शक्ल में है। जाहिर सी बात है इन प्रॉपर्टीज़ को ना बेचा जा सकता है, ना ख़रीदा जा सकता है, ना इनसे कोई इनकम बाय एंड लार्ज जनरेट होती है, बल्कि इन प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने में और कौम का पैसा खर्च होता है, डोनेशन के ज़रिए से इनको मेंटेन किया जाता है। तो बहरहाल ये वो बातें हैं जिनको कि ले करके पर्सनल लॉ बोर्ड ने कमेटी के सामने अपनी बात रखी थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनको कंसिडर नहीं किया गया। मौलाना, रेवेन्यू को लेकर भी बड़ी बातें उठ रही हैं। पहले 7% था, इस बार 5% कर दिया है। अरे वो तो अपने आप में इससे वक्फ बोर्ड का फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये तो कोई भी बात समझ सकता है कि पहले आपको अपने कंट्रीब्यूशन, अपनी इनकम का 7% देना था, अब 5% देना है, तो इससे तो वक्फ बोर्ड की हालत और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। आपने कहा कि जो है तमाम तर्क दिए गए थे और उन बातों को माना नहीं, तो फिर बीजेपी इस तरह की बातें क्यों बोल रही है कि जो भी क्लेम
किए गए थे, जो भी पॉइंट्स उठाए गए थे, रेस किए गए थे कमेटी की बैठक में, वो सारे हमने माने हैं। नहीं, अभी जो इस वक्त जो पार्लियामेंट में बिल टेबल किया गया है और जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर साहब ने अपनी बातें कही हैं, उससे तमाम ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कौन सी हम लोगों की बात मानी गई है। कोई बात नहीं मानी गई। वक्फ बाय यूज़र जो है, देखिए वक्फ बाय यूज़र एक वो चीज़, एक वो प्रोविज़न है जिसके तहत 90% ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अगर आप वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर देंगे तो अराउंड 90% प्रॉपर्टी जो हैं वो डेंजर जोन में आ जाएंगी। और ये प्रोविज़न किस मुल्क के कानून के तहत है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसके ख़िलाफ़ कोई भी एप्लीकेशन दे देता है तो वो देन एंड देयर वक्फ से निकल जाती है अनटिल एंड अनलेस उसके लिए कंसर्न्ड ऑफिसर अपना फाइनल फैसला ना दे दे। इसीलिए हमारे यहाँ लीगल कमेटी ने, लीगल एक्सपर्ट्स ने इन तमाम प्रोविजंस को डिटेल में स्टडी करने के बाद इन तमाम अमेंडमेंट्स को ये बात रखी कि इसमें से कई ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो बेसिकली मुल्क के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 और 30 के ख़िलाफ़ हैं। इसीलिए हम लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि अगर खुदा न खास्ता ये बिल लोकसभा और दिन राज्यसभा से पास हो जाता है तो अदालत में हम लोगों को ज़रूर हक़ और इंसाफ मिलेगा। तो इसके बाद अदालत जाने का प्लान है अगर पास होता है? हाँ, यकीनी तौर पर अदालत के दरवाजे खुले हैं। इसीलिए हम लोगों ने मुसलमानों से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें और मुल्क के अदलिया पर, मुल्क के जुडिशरी पर पूरा एतमाद रखें। इंशाअल्लाह इस मसले में भी हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो ये थे AIMPLB के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली, जिन्होंने कहा कि अगर बिल पास होते हैं तो आगे जो है अदालत का रुख करेंगे। फ़िलहाल लखनऊ से मैं देवेश पांडे, न्यूज़ 15 के लिए।